ओके, सो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग एनाटॉमी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और आई होप आपको आवाज आ रही होगी मेरी। हेलो। यस सर। यस सर। तो बढ़िया, चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइकॉट के बारे में मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया था। तो डाइकॉट प्लांट में अगर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे इवन रेजिन डक्ट्स के बारे में भी मैंने बोला था, यहाँ पे होता है रेजिन डक्ट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको रूट के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, मोनोकोटिलेडॉन रूट के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में हमने जो चीजें हैं वो देखी थी। यहाँ पे डेफिनेटली ये जो है, देखो यहाँ रेजिन डक्ट पाया जाता है, एपिडर्मीज है, ट्राइकोम्स है, ट्राइकोम के नीचे बेटा हाइपोडर्मीज है, ठीक है। और हाइपोडर्मीज उसका कोलेनकाइमा से बना होता है, ये चीज हमने देखी थी, ठीक। उसके बाद में बेटा ये पूरा का पूरा कॉर्टिकल जोन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉर्टेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके नीचे एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस का लाइनिंग आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये वाला पोर्शन एंडोडर्मिस का है। एंडोडर्मिस को हम लोग स्टार्च शीट कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे हाफ मून शेप बेटा पेरिसाइकिल का है ना, मल्टी सेलुलर लेयर आपको देखने को मिलता है। उसके भी नीचे आपको यहाँ पे फ्लोएम देखने को मिलेगा। फ्लोएम के नीचे ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ओके, दिस इज अ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। उसके नीचे बेटा प्रोटोजोलम, जाइलम, और नीचे एकदम मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ये दोनों चीजें आपको अरेंज देखने को मिलती है। क्योंकि प्रोटोजाइलम टिप के ऊपर है तो ये एंडार्च सिचुएशन आपको हमेशा देखने को मिलती है, और जो बड़े वाले जाइलम वेसल्स होते हैं वो पीछे होते हैं, मेटाजाइलम, ठीक है। तो ये सिंपल बेटा, और बीच में अगर आप देखो ये एक वैस्कुलर बंडल और है, तो इनके बीच में जो रेज आपको देखने को मिलती है, जो भी रेज हमको इनके बीच में देखने को मिल रही है, इनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेडुलरी रेज। जो टिश्यू बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, इस टिश्यू को बच्चों हम लोग कहते हैं पिथ। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है वो है कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल, है ना, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल। बच्चों आप बता सकते हो क्या कि इसका डाइकॉट स्टेम का एपिडर्मिस के नीचे कौन सा टिश्यू होता है? तो आप बता पाओगे सर वो हाइपोडर्मिस होता है। अच्छा, तो कौन सा टिश्यू से बना होता है? सर वो कोलेनकाइमा से बना होता है। बढ़िया। तो ट्राइकोम इज देयर, क्यूटिकल इज देयर, यहाँ पे आपको क्यूटिकल भी देखने को मिलेगा जो कि वाटर ट्रांसपिरेशन को रोकेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्यूटिकल भी एग्जिस्ट करता है ना। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सेंट्रल पिथ बहुत बड़ा है यार। So they have a large central pith and they have a polyarch. Polyarch का क्या मतलब है? अगर आप काउंट भी कर दो कितने वैस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वैस्कुलर बंडल यहाँ पे दिखाए गए हैं। मतलब ये एक टिपिकल स्टेम है, डाइकॉट स्टेम है। मतलब जैसे कि हमने रूट में पढ़ा था यार 4 या 6 होते हैं, बस छोटा सा पीथ होता है डाइकॉट स्टेम में, वैसा यहाँ पे नहीं है। डाइकॉट रूट में जो एकदम छोटा सा पीथ था या बहुत ही कम, है ना, टेट्रार्च वगैरह कंडीशन, वैसा यहाँ पे नहीं। लार्ज पीथ इज देयर एंड मोर नंबर ऑफ द जाइलम फ्लोएम बंडल्स एक्सिस्ट करते हैं। तो डाइकॉट के रूट में रेडियल सिस्टम था, बराबर, रेडियल वैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन सिस्टम है। हालांकि डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट दोनों क्या करते हैं? दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, वो हम लोग देखेंगे आज के चैप्टर क्लास में कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी। आगे चलते यहाँ पे आते हैं बच्चों मोनोकोटिलेडोनस स्टेम पे। तो ये लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम लोग मोनोकोटिलेडोनस स्टेम के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें भी सर एपिडर्मिस है, हाँ एपिडर्मिस तो है, और एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, बिल्कुल हाइपोडर्मिस है। अच्छा, हाइपोडर्मिस यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां पे हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना था डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट के स्टेम में
इट इज मेड अप ऑफ दिस स्क्लेरेन। अब मजेदार बात ये है कि यहाँ पे कोई एंडोडर्मिस नहीं होता, पेरिसाइकल नहीं होता, नहीं होता, नो एंडोडर्मिस, नो पेरिसाइकल। वैस्कुलर बंडल का कोई रिंग में अरेंजमेंट भी नहीं है, नॉट रिंग अरेंजमेंट नहीं है। वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, और वैस्कुलर बंडल जो होते हैं इट इज कवर्ड बाय अ स्क्लेरेनकाइमा शीथ। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा शीथ से बंडल शीथ बनता है, स्क्लेरेनकाइमा का बंडल शीथ होता है, उसके अंदर बेटा ये वैस्कुलर बंडल्स और कैसे होते हैं, इनमें कभी सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है। वैस्कुलर बंडल्स आर conjoined, closed and no cambium is there, so that is conjoined, collateral and closed, मतलब कोई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसमें होता ही नहीं। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर देन सेंट्रल। जो सेंटर में बड़े बड़े वास्कुलर बंडल होते हैं और पेरीफेरी में छोटे छोटे, देखो डायग्राम देखेंगे अभी हम लोग। ऑब्वियसली इसमें किसी प्रकार का सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। इनमें ट्राइकोम्स नहीं होते बच्चों, नो ट्राइकोम्स। और तो और इनके जाइलम में वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है, और इनमें ना पिथ भी होता है ना, पिथ वो भी एब्सेंट है। तो ये कैसा सिस्टम है यार, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसको क्लियरली देखो, ऊपर क्यूटिकल है, नीचे एपिडर्मिस है, डेफिनेटली है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, और किस चीज से बना है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो द हाइपोडर्मिस जो होता है इसका, ये बना होता है बेटा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से, कंप्लीट स्क्लेरेनकाइमा बना पड़ा होता है, बीच बीच में क्लोरेनकाइमा दिया, पोलन नहीं है। ग्रीन होते हैं ये स्टेम, बैम्बू वगैरह आप देखो मोनोकॉट के स्टेम। अब उसके अंदर आप देखोगे तो पूरी तरह से हर तरफ बेटा ग्राउंड टिश्यू फैला हुआ है कंप्लीट, और इस ग्राउंड टिश्यू में आपको बहुत सारे वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे जो कि स्कैटर्ड है। सेंटर में बड़े बड़े वैस्कुलर बंडल होते हैं, पेरी पेरी में छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, दैट्स इट। तो एंटायर एक ग्राउंड टिश्यू है, ना इसमें एंडोडर्मिस है, ना इसमें पेरिसाइकल है, ना ही इसमें कहीं पे पिथ है। जो कुछ भी चीज है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। और इन ग्राउंड टिश्यू में बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स है। हर वैस्कुलर बंडल के ऊपर एक होता है बंडल शीथ। बंडल शीथ जो है वो बना होता है स्क्लेरेनकाइमा सेल से। ओके, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल से भरा पड़ा होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है ये है बच्चों फ्लोएम, ये फ्लोएम है। उसके नीचे जो भी है वो जाइलम है। जाइलम में ये जो आपको बड़ी बड़ी आंखों जैसा दिखाई दे रहा है बेटा, ये है मेटाजाइलम, बड़े वेसल्स। ये छोटू सा नाक जैसा दिखाई दे रहा है बेटा, ये है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के भी नीचे एक बहुत बड़ी कैविटी है जिसको हम वाटर कैविटी कहते हैं, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोटोजाइलम लैक्यूना। अब मैंने बेटा दो प्रकार की कैविटीज आपको पहले बता के रखी है, अगर आप नोट्स को सही ढंग से देखो तो, लाइसोजिनस कैविटी, साइजोजिनस कैविटी। हेलो, बताया है ये, है ना, हेलो। दो टाइप्स की कैविटी, टू टाइप कैविटी है यार। लाइसोजिनस, ये लाइसोजिनस कैविटी है प्रोटोजाइलम की, यहाँ पे पानी भरा होता है, वाटर कंटेनिंग। तो अगर आप देखोगे तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, मतलब जो पोर्शन हम लोग पर्पल कलर का बनाएंगे ये वाला टोटल, ठीक है, यहाँ पे है ना बड़े बड़े वेसल्स है, ये छोटे छोटा बेटा जाइलम है, ये लैक्यूना है। तो जाइलम कंप्लीटली अगर आप देखोगे, ठीक है, और फ्लोएम एक ही जगह पे है, कॉन्जॉइंट है, कोलैटरल है, बट उनके बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जो सेंटर में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और पूरी तरह से स्कैटर्ड होते हैं, कोई रिंग फॉर्मेट में वगैरह अरेंज नहीं है, दे आर ऑल ओवर स्कैटर्ड, ठीक है। तो बिल्कुल अलग सा ही बेटा अरेंजमेंट है इनके साथ भी। यहाँ पे ट्राइकोस भी नहीं है, देख लो आप, नो ट्राइको, एयर नहीं है, ठीक है। सो बाय दिस वे दिस एंटायर स्ट्रक्चर वाज, ये डिफरेंस है डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट स्टेम में। डाइकॉट स्टेम में रिंग फॉर्मेट में अरेंज होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। डाइकॉट स्टेम में बेटा अगर आप देखोगे तो कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन कंडीशन होती है, मोनोकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड कंडीशन है, ठीक है। डाइकॉट में पेरिसाइकल होता है, हाफ मून जैसा, बट यहाँ तो है भी नहीं, पेरिसाइकल नहीं है। डाइकॉट में एंडोडर्मिस होता है,
स्टार्च शीट, यहाँ पे एंडोडर्मिस है नहीं। डाइकॉट में बड़ा सा पिथ होता है, मोनोकॉट स्टेम में पिथ भी नहीं है। डाइकॉट में ट्राइकोम्स होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में ट्राइकोम भी नहीं है। डाइकॉट का हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना होता है, मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। बच्चों नीट में कंपैरेटिव क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, कंपैरेटिव बराबर से याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। नाउ आते हैं बेटा लीफ की तरफ। किसी को कोई डाउट है स्टेम में? नहीं है? नो सर। ओके, नाउ बेटा डॉर्सीवेंट्रल लीफ, डॉर्सीवेंट्रल लीफ है ना, जो है डाइकॉट लीफ करता है। डाइकॉट लीफ का जो स्टेम है, लीफ है, वो डॉर्सीवेंट्रल है। अभी आपको अगर प्लांट किंगडम चैप्टर याद भी हो तो मैंने दो वर्ड पहले ही क्लियर करके रखे हुए हैं, एक है एडाक्सियल और दूसरा है एबैक्सियल। एबैक्सियल मतलब वेंट्रल लोअर, एडाक्सियल मतलब अपर, ठीक है। तो टेरिडोफाइट में मैंने बता के रखा है ना। सोरस जो होता है वो हमेशा एडाक्सियल साइड नहीं, एबैक्सियल साइड में होते हैं। अभी इनके ऊपर क्यूटिकल भी होता है। स्टोमेटा इज मोर है ना ऑन द लोअर एपिडर्मिस, नीचे वाले एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, अपर एपिडर्मिस में कम होते हैं या होते ही नहीं है। इनका जो मेसोफिल होता है, मतलब लीफ में जो एक्चुअली पैरेन्काइमा भरा पड़ा है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक को कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरे को कहते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। अभी इसमें वैस्कुलर सिस्टम कॉन्जॉइंट कोलैटरल ही होती है, ठीक है, कॉन्जॉइंट कोलैटरल, बट ओपन वगैरह नहीं होगा क्योंकि इसमें कभी सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है लीव्स में, ठीक है। वेन्स, मिडरिब, ये जो है जहां जहां वेन्स है, जहां जहां मिडरिब है, वहीं के वही वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। अब आप जानते हो कि लीफ जो होते हैं डाइकॉट के, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, ठीक है। एंड इवन बेटा यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय द बंडल शीथ। जैसे मोनोकॉट स्टेम में अभी मैंने बताया था कि हाँ उसका स्क्लेरेनकाइमा से बंडल शीथ जो है वो कवर्ड होता है, बंडल शीथ जो होता है स्क्लेरेनकाइमेटस वो प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल के ऊपर, वैसा यहाँ पे भी बेटा बंडल शीथ होता है। नाउ ये है डायग्राम, इस डायग्राम को आपने बहुत बार देखा होगा। आप देख सकते हो ये है अपर एपिडर्मिस जिसको हम एडाक्सियल एपिडर्मिस कह रहे हैं, ये है लोअर एपिडर्मिस जिसको हम लोग एबैक्सियल एपिडर्मिस कह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोमेटल ओपनिंग आपको देखने को मिलती है जहां से वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। आप सेंटर में यहाँ लोकेट दे सकते हो किस तरह से एक बंडल शीट दिया गया है ग्रीन कलर का, जो एक वैस्कुलर बंडल को कवर कर रहा है। अब ये स्क्लेरेनकाइमेटस वैस्कुलर बंडल नहीं है, बंडल शीट जो है वो नॉर्मल है, पैरेन्काइमेटस, ठीक है। तो बंडल शीट के सेल नॉर्मल है। अब नोटिस करो बेटा इसके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं। फ्लोएम हमेशा नीचे के साइड में होता है। अब ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बच्चों, फ्लोएम जो है हमेशा नीचे के साइड में होता है, ऑन द लोअर साइड, मतलब टुवर्ड्स ऑलवेज इट इज टुवर्ड द एडाक्सियल साइड। फ्लोएम इज ऑल टुवर्ड द एडाक्सियल साइड, सॉरी फ्लोएम इज टुवर्ड द एबाक्सियल साइड, abaxial, ठीक है। सो ऑन द वेंट्रल साइड, और xylem is always toward the adaxial side, xylem is always toward the adaxial side, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लोएम लीफ में कौन से साइड में होगा, तो द आंसर इज फ्लोएम इज ऑलवेज टुवर्ड द एबाक्सियल साइड, लोअर साइड, ठीक है। अब इसमें आप पैरेन्काइमा को देखोगे, जो बीच में जो भरा पड़ा सेल्स है, अगर आप ऊपर के सेल देखोगे तो इनको हम पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं। मेसो मींस बिटवीन, फिल मतलब लीफ, लीफ के अंदर जो चीज है उसको मेसोफिल कहेंगे। पैलिसेड में आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी सेल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज बेटा आपको पैलिसेड पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। और इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ से आएगा डायरेक्टली, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये रेडी है, बिल्कुल है, समझ लो, ठीक है। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा सही ढंग से प्रॉपरली अरेंज्ड है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके नीचे आपको स्पंजी पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे गैसियस एक्टिविटीज करने के लिए थोड़ा सा मौका है, ठीक है, आप देख सकते हो। हेलो, तो ऊपर से लाइट को खींचने की है ना सिस्टम बनाई है, नीचे से बेटा CO2 को खींचने की सिस्टम बना के रखी हुई है, और इस तरह से बेटा फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंटली करने का यहाँ पे तरीका ढूंढ लिया गया है बाय द लीफ। यू कैन सी इट वेरी केयरफुली, है ना। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा मुद्दा है जो आप लोग समझ सकते हैं, है ना।
पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली बेटा स्टोमेटल कैविटी भी प्रेजेंट है। ये स्टोमेटल सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली गैसेस को जमा करके रखा जाएगा। तो इस तरह से आपको एक प्रॉपर डॉर्सीवेंट्रल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस एक जैसे नहीं है। हाँ, दोनों तरफ क्यूटिकल है, यहाँ पे भी क्यूटिकल है, यहाँ पे भी क्यूटिकल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्टोमेटा या तो नहीं होते हैं या तो बहुत ही बेटा नेग्लिजिबल अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा भरे पड़े होते हैं, क्योंकि अगर देखो ये सनलाइट को फेस करने वाला जो सरफेस है अपर सरफेस, उसमें स्टोमेटा रहे तो बहुत वाटर लॉस होगा। तो इसीलिए वो लोअर साइड में शेड साइड में ही बेटा स्टोमेटा को रखते हैं ताकि ज्यादा वाटर लॉस ना हो। दैट इज व्हाट द परफेक्ट है ना इंजीनियरिंग ऑफ द लीव्स। नाउ आते हैं बेटा आइसोबायलैटरल लीव की तरफ। इसमें भी वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलैटरल होगा, क्लोज्ड होगा, इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। जिस तरह से बेटा एनाटॉमी है डॉर्सीवेंट्रल लीफ की, वैसी ही एनाटॉमी बेटा आइसोबायलैटरल है। नाम से ही समझ में आता है कि इसका दोनों तरफ का जो सरफेस है वो एक जैसा होगा। और खास बात है कि इसमें इनका जो मिजोफिल है वो ऐसा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पैलिसेड ऐसा कुछ डिवीजन उसमें होता नहीं है, ठीक है। मिजोफिल जो है एनाडिप। अभी यहाँ पे एक सेपरेट एक और चीज देखने को मिलती है, इनको हम लोग बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है। बुलिफॉर्म सेल ये मोनोकॉट लीफ की स्पेशलिटी है। पैरेलल वेनेशन तो होता ही है, ठीक है, इसीलिए इसमें आपको इसके लीफ का सेक्शन लोगे तो बहुत सारे वैस्कुलर बंडल के रिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ना यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है। मान लेते ये एक क्या बोलते हैं इसको, मेन वेन है, मिडरिब है, पर उसी के बाजू में बेटा पैरेलल वेनेशन की वजह से बहुत सारे आपको वैस्कुलर कैम्बियम देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम में वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। सो नोटिस करो बच्चों, नोटिस करो, इसके ऊपर बंडल शीट कोटिंग है, हाँ है। जाइलम ऊपर साइड में है, हाँ है। फ्लोएम नीचे साइड में है, हाँ है। तो फ्लोएम इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द एबैक्सियल साइड। अब बात करो तो यहाँ पे भी स्टोमेटा है, इधर भी स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा का नंबर इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जैसी कोई चीज है नहीं, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट सिर्फ मिजोफिल बोलते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा भी नहीं कहते, वी जस्ट कॉल इट एज ए मिजोफिल। हम लोग इसको ऐसे कहते हैं कि द मिजोफिल जो लीफ के अंदर का जो टिश्यू है इज नॉट डिवाइडेड इनटू स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा, ऐसा हम लोग कहते हैं। बाकी सारी चीजें आप लोग देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। हेलो, क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे बाकी कुछ फर्क है नहीं। हाँ, आप जब वेन्स को देखोगे तो वेन्स के साइड साइड में बेटा यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े सेल दिखाई दे रहे हैं। इन सेल्स को हम लोग बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। दोनों तरफ क्यूटिकल है, सब कुछ है। नाउ देखो यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, तब मैं आपको और भी इलेबोरेट वे से बुलिफॉर्म सेल कैसे काम करता है ये मैं बताऊंगा। बट आज हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे लेते हैं। देखो, अगर आपने कभी मोनोकॉट के लीफ को देखा होगा तो मोनोकॉट लीफ ऐसे कर्लिंग करते हैं, कर्व हो जाते हैं, कर्लिंग करते हैं, गोल गोल, है ना, ऐसे फोल्ड हो जाते हैं दोनों साइड से। अब ये फोल्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके दोनों तरफ प्रॉपर स्टोमेटा है। अगर वाटर का कंजर्वेशन करना है जब ड्राई कंडीशन होगी तो ये अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं और पानी बचाने की कोशिश करते हैं। ना होता क्या है, जब पानी बहुत होता है, वाटर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत है, एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है, तो बेटा ये जो बुलिफॉर्म सेल है बहुत सारा पानी खींच लेते हैं और एकदम स्वेलअप हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, जिससे लीफ एकदम टाइट जो है बिल्कुल बिना फोल्डिंग के आपको दिखाई देगा। बट एज द ड्राई कंडीशन अपीयर्स, बहुत गर्मी बढ़ गई ना, ड्राई वेदर आ गया, तो ये बुलिफॉर्म सेल का सारा पानी बेटा निकल जाता है, एक्सॉस्मोसिस, और वो इतने सूख जाते हैं, और ये बड़े सेल है, इनका इम्पैक्ट होता है और पूरे मिडरिप के आजू बाजू में बेटा वो है एंटायर लाइन से बड़े बड़े सेल्स। जब उसका पानी ही खत्म हो जाएगा तो दे सडनली बेटा श्रिंक होंगे, और इतना श्रिंक होंगे कि दोनों तरफ से बेटा वो लीफ जो है वो सिकुड़ जाता है, तो वो फोल्ड हो जाता है।
So this way bulliform cell are very different cells which are actually present mostly on the upper side है ना, कहाँ पे बेटा, अपर एपिडर्मिस की तरफ, वो हमेशा आपको लोअर एपिडर्मिस की तरफ ज्यादा दिखने को नहीं मिलेगा। ऑन द अपर साइड ऑफ द एपिडर्मिस टूवर्ड है ना, अलोंग द वेन्स, ये आपको बेटा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये है आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है, जो कि मोनोकॉट लीफ है। बाकी वेस्कुलर बंडल में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग ये होमवर्क खुद ही कर लो, मतलब ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मली मेंशन की गई है। तो आपको करना क्या है, जस्ट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द dicot stem and monocot stem, dicot root and monocot root, and dicot leaf and monocot leaf, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है बेटा, आप इसको प्रॉपरली खुद से लिख सकते हो, और ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करो होमवर्क लेकर के, और डेफिनेटली बेटा इससे आपको हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नाउ अब एक पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है, हमने तब से बात की है सेकेंडरी ग्रोथ ऐसा हम लोग कह रहे हैं। मोस्टली तो ये हम लोग समझे कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में होती है, मोनोकॉट में होती नहीं है। जिम्नोस्पर्म में बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये कंसेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। तो हम लोग समझते हैं, देखो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती है। अब इसमें मेनली फोकस होता है लेंथ को बढ़ाने का, है लेंथ वाइज ग्रोथ होती है। बट जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे गर्थ इंक्रीज करने का मेन फोकस है। क्या इंक्रीज होगा? गर्थ। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है भाई, कौन कराएगा ये सब? अपाइकल मेरिस्टेम तो लेंथ बढ़ाता है, इवन इंटरकैलरी मेरिस्टेम लेंथ ही तो बढ़ाता है, हेलो, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है? लेंथ ही इंक्रीज कराता है। तो यहाँ पे जिसका रोल आता है उनको हम लोग कहते हैं बच्चों वेस्क्यूलर कैम्बियम, ठीक है, और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम एज वेल एज व्हाट द कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों ही लैटरल मेरिस्टेम्स हैं, बोथ ऑफ देम आर लैटरल मेरिस्टेम। अब फिर से नोट करो कि ये सिर्फ डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है और डाइकॉट रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, डाइकॉट लीफ में कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों दो चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। बढ़िया है, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये एक हमने सेक्शन लिया है। अब सेक्शन लिया तो क्या लिया है, देखो आप देख सकते हो कि किस तरह से स्टेम का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। स्टेम का सेक्शन लिया है, ये जो बाहर की लाइनिंग है ना बच्चों, ये वाली जो ब्लू कलर से मैं अभी कर रहा हूँ, ये है पेरिसाइकल, दिस इज पेरिसाइकल। इसके अंदर ये जो आपको पिंक कलर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पिथ है, पिथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बीच में दिखाई दे रहा है बहुत सारे वैस्कुलर बंडल। अगर ये वैस्कुलर बंडल देख रहे हो तो ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है, ग्रीन कलर का पोर्शन बाहर है, ठीक है, ये फ्लोएम है, ठीक है। बीच में जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है बेटा, वो है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, और अंदर जो रेड कलर का है बेटा, वो है डेफिनेटली, उसे हम लोग कहते हैं, है ना, जाइलम, प्राइमरी जाइलम। तो अगर आप वेस्कुलर बंडल, तो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने बताया है, इसको मैं कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन कहता हूँ। ओपन क्यों? क्योंकि इसमें पहले से इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। सर ये जो बीच बीच में खाली जगह होती है दो बंडल्स के बीच में, इसे क्या कहते हैं? इनको हम लोग प्राइमरी मेडुलरी रेस कहते हैं। ये पिथ है, दिस इज अ पिथ, ये पेरिसाइकल है, ये फ्लोएम है, ये प्राइमरी जाइलम है, बीच में इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है। तो क्योंकि इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम पहले से ही मौजूद होता है, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, इट्स नॉट सेकेंडरी। नाउ नोटिस करो यहाँ पे बीच बीच में बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम जहां जहां था, बिल्कुल उसके अलोंग साइड प्राइमरी मेडुलरी रेज में एक और कैम्बियम डेवलप हो गया, इसको बोलते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम।
इसे क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखो ये जो है बच्चों, ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और जो पहले से मौजूद था ये था बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दोनों में फर्क है, एक फेसिकल के अंदर है, एक फेसिकल्स के बीच में है, ठीक है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जब एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो उन्होंने एक कंप्लीट रिंग ही बना डाला भाई, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा। ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है ये रिंग है बच्चों वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। तो बेटा वैस्कुलर कैम्बियम रिंग में कौन से दो टिश्यूज होते हैं सर? एक होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम है, पहले से ही होता है। दूसरा कौन सा टिश्यू होता है सर? इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ये कब आता है सर? ये बाद में आता है। तो फिर ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है सर? ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ओहो, मतलब वैस्कुलर रिंग ना पूरी तरह से प्राइमरी होता है और ना ही पूरी तरह से सेकेंडरी होता है। यस एग्जैक्टली। कितने लोगों को क्लियर हुआ? हेलो, कितने लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई डाउट है पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे अभी अंडरस्टैंडिंग ही इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता हो गया किस तरह से डाइकॉट स्टेम में ये नाटक हुआ पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको नोटिस करना है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो हमेशा प्राइमरी मेरिस्टेम है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है बेटा वो हमेशा सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब अगर आप एक्टिविटी को देखो तो वो जो रिंग बना हुआ है, वो जो पूरा रिंग बना है रिंग, उसके अंदर बेटा हमेशा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम आपको देखने को मिलेगा। इनर साइड इट विल ऑलवेज फॉर्म अ, है ना, सेकेंडरी जाइलम, और उसके आउटर साइड में बनता है बेटा सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम इनसाइड, अब मैं डायग्राम दिखाऊंगा। एंड एक और चीज है कि सेकेंडरी जाइलम की विड्थ तो बहुत ज्यादा होती है और सेकेंडरी फ्लोएम की विड्थ बहुत पतली होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, so more xylem on the inner side you will see, ठीक है। same way the activity on the outside of the cambium is less, so that the phloem जो है secondary phloem की thickness बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको मतलब ऐसी डायग्राम है जो बुक्स में होती है, आप देख पा रहे हो कि इस तरह से डायग्राम है, ठीक है। हर साल एक नया रिंग बनता चला जाता है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो किस तरह से रिंग दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये पहला वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, इसमें देखो अभी प्राइमरी ग्रोथ चल रही है, इसमें देखो रिंग बन चुका है, रिंग बन चुका है, ठीक है। अब इसमें देखो, है ना, रिंग के अंदर साइड में बेटा सेकेंडरी जाइलम आपको दिखाई दे रहा है, ये है वो सेकेंडरी जाइलम जो बहुत थिक है, ठीक है, ठीक है। ये रेड कलर का जो दिखाया जा रहा है बेटा वो कैम्बियम रिंग है, और उसके बाद बाहर जो चीज आपको देखने को मिलेगी ये पतला वाला देखो सेकेंडरी फ्लोएम, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द वेरियस डायग्राम्स, डिफरेंट डायग्राम्स टू अंडरस्टैंड इट। नाउ अब आप देख सकते हो कि एक बार सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में जो डायग्राम थी वहां पे, उसके आगे अगर हम आए तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सारी चीजें। यू कैन सी पिथ अभी भी देखने को मिलता है आपको, पिथ यहाँ पे है, ठीक है। ये आपको पूरा व्हाइट कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये बेटा सेकेंडरी जाइलम बन चुका है। ये ब्लू कलर का बेटा कैम्बियम रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो और इसके बाहर में ये जो रेड कलर का बेटा वो सेकेंडरी फ्लोएम आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो हर साल एक नया बनेगा, तो अब मैं ये डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा, ठीक है। आई विल शो इट कंप्लीटली इन डायग्रामेटिक मैनर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिंग बन चुके हैं हर साल के। तो लेट्स मूव टू द पेन एंड पेपर टू अंडरस्टैंड दिस इन वेरी प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो बच्चों पहली बात तो सेकेंडरी ग्रोथ में मोनोकॉट डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। ये ग्रोथ हमेशा सिर्फ गर्थ इंक्रीज करने के लिए होती है। अब हमें दो प्रकार के कैम्बियम के बारे में बात करनी पड़ती है एक्चुअली, एक है वेस्कुलर कैम्बियम और एक है बेटा कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है ना, जो भी स्टेम में है उसमें दो प्रकार हो सकते हैं, एक है प्राइमरी इंट्राफेसिकुलर एंड सेकेंडरी इंटरफेसिकुलर।
कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो पूरी तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो हम लोगों ने पर्पल कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, दिस एंटायरली ये जो बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है, ये बन गया बेटा पूरा का पूरा वेस्क्यूलर रिंग, ठीक है। बट आप देखोगे कॉर्टेक्स में भी बेटा एक वेस्कुलर जो कैम्बियम बनता है, कॉर्टेक्स में भी पेरिफेरल पोजीशन पे, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये जो कैम्बियम है बनते चला जाता है, एक रिंग बनता है, इसको हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। मतलब दो प्रकार के कैम्बियम बनते हैं, पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना। कॉर्क कैम्बियम का क्या काम है सर? बड़ा सिंपल है, ये वेस्कुलर कैम्बियम जो बना है हर साल एक नया एनुअल रिंग ऐड करेगा इनसाइड। अब अगर सपोज बेटा अगर एनुअल रिंग अंदर वो ऐड करना चाहता है तो उसको स्पेस चाहिए ना, तो वो पुश करता है, बाहर की जो बाउंड्रीज है उसको पुश करता है, और भी बड़ा घेरा बढ़ाओ, घेरा बढ़ाओ, क्यों? जितना बाहर का घेरा बढ़ेगा उतना अंदर के जाइलम फ्लोएम को अकोमोडेट होने के लिए जगह मिलेगी। सो व्हाट इज द यूज ऑफ कॉर्क कैम्बियम? तो बेटा वो पेरिफेरल ग्रोथ करवाता है बर्थ की, ठीक है। और व्हाट इज द यूज ऑफ द वेस्कुलर रिंग? वेस्कुलर रिंग का काम है बेटा एवरी ईयर नया सेकेंडरी जाइलम ऐड करना और नया सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करना, ये काम वेस्कुलर कैम्बियम का है। आई होप इट इज वेरी सिंपली क्लियर कि किस तरह से अब हमें एक एक चीज को देखना है। तो पहले हम लोग पहली चीज कि वेस्कुलर रिंग जो है वो किस तरह से काम कर रहा है आप नोटिस करो। पहले तो यहाँ पे जाइलम है इनसाइड, ये सारा प्राइमरी जाइलम है बच्चों, और बाहर के साइड में प्राइमरी फ्लोएम एग्जिस्ट करते हुए आपको दिखाई देता है, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम। तो जिस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि जो कुछ भी मैंने पर्पल कलर से बनाया हुआ है बच्चों, जो मैंने पर्पल कलर का रिंग यहाँ पे बनाया है, दिस पर्पल कलर रिंग, ये जो रिंग आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, दिस पर्पल कलर रिंग, अगर इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये जो पर्पल कलर का रिंग है बेटा ये है हमारा वेस्क्यूलर कैम्बियम। अब आप देख रहे हो कि बाहर के साइड में on the outer side there is a formation of something that is called as the secondary phloem, और आप येलो कलर वाला एक पोर्शन देख रहे हो जिसको हम लोग कह रहे हैं बेटा सेकेंडरी जाइलम। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी जाइलम का रिंग अंदर बना, रिंग बना, रिंग जाइलम का रिंग। पहले जाइलम रिंग फॉर्मेट में नहीं था बच्चों, ये जाइलम ऐसे छोटा छोटा, प्राइमरी जाइलम बस 4 थे, टेट्रा है ना, टेट्राच। प्राइमरी जाइलम को अंदर की तरफ बेटा पुश कर दिया गया है, दबा दिया गया है, क्रश कर दिया गया है। प्राइमरी फ्लोएम जो था उसको बेटा बाहर की तरफ क्रश किया जा रहा है, देख लो बाहर की तरफ, इट इज है ना, दे आर पुल्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। इन बिटवीन वहां पे बेटा 3 अब रिंग आपको देखने को मिलते हैं। एक रिंग है जो बहुत थिक है ऑरेंज कलर का, जिसको मैं सेकेंडरी जाइलम का रिंग कह रहा हूँ। एक रिंग है जिसको मैंने ग्रीन लाइन से इंडिकेट किया है, वो है सेकेंडरी फ्लोएम जो बाहर है और पतला है। और एक रिंग है बीच में जिसको मैंने पर्पल कलर से बनाया है, वो है वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। Yes. और मैंने कहा कि जाइलम का जो रिंग होता है वो थिक होता है, इट्स थिक। व्हाई? बिकॉज़ द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम टुवर्ड इनसाइड इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू द आउटसाइड, इसलिए फ्लोएम इज थिन एज कंपेयर्ड टू द जाइलम। नाउ यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से बेटा चीजों को समझो कि मैं जाइलम को ही, जो भी जाइलम है ना बच्चों, इसी को मैं सेकेंडरी जाइलम को ही बेटा मैं वुड 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 ये वर्ड जब भी यूज करूंगा आगे आप भी जब भी जिंदगी में वुड ये वर्ड यूज करोगे ना, तो वुड का मतलब सेकेंडरी जाइलम। हेलो, वुड का मतलब सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम को हम लोग कहते हैं बच्चों बास्ट। क्या कहते हैं? बास्ट। ठीक है, एक है बास्ट, एक है वुड। ठीक है, बस इसको बड़ा ध्यान में रखना। अभी होता क्या है सर, क्या सिर्फ रिंग ही बनते हैं क्या? नहीं, बीच बीच में ऐसे एरोज भी निकलते हैं। मतलब देखो यहाँ से पैरेन्काइमा सेल की लाइनें निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेडियल कंडक्शन भी करना है। तो ये होती है सेकेंडरी मेडुलरी रेस। जो प्राइमरी मेडुलरी रेस थी ना, इनका काम क्या है? रेडियल कंडक्शन। अरे सिर्फ क्या ऊपर नीचे पानी चढ़ाना है क्या? नहीं, आजू बाजू में जो स्टेम है या ब्रांचेस है या फ्रूट है या लीव्स है, उनको भी तो बेटा मिनरल वाटर पहुंचाना है।
तो इसीलिए है ना, मेडुलरी रेज भी आपको पैरेन्काइमा की आपको देखने को मिलती है, जो बनती है उनको हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। उनको बनाने वाला जो सेल्स होते हैं उनको हम रे इनिशियल सेल्स कहते हैं। ये अलग ही सेल्स है जो पैरेन्काइमा से निकलते हैं, इनको हम रे इनिशियल सेल्स कहते हैं। इनका क्या काम है रे इनिशियल सेल का? फॉर्मेशन ऑफ द मेडुलरी रेज, ठीक है, इसलिए नाम ही है रे इनिशियल सेल। नाउ यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखो ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, इसलिए मैं अभी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से बताता हूँ। नंबर 1, मान लेते हैं एक पौधा है, ट्री, एक हर्ब है बेटा, अभी पैदा हुआ मतलब 2020 में उसका बर्थ हुआ, उसका जर्मिनेशन हुआ, पहली बार उसने प्राइमरी ग्रोथ, उसके स्टेम में सिर्फ प्राइमरी जाइलम था, प्राइमरी फ्लोएम था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, सब कुछ था। एक साल बाद में जब वो प्रॉपरली मैच्योर हो गया तो पहली बार उसकी जिंदगी में बेटा वैस्कुलर रिंग बना, है ना। अब ये कब बना? इन 2021। हेलो, आर यू क्लियर? 2021 में उसने पहला रिंग बनाया, ये जो ऑरेंज कलर का है, सेकेंडरी जाइलम का, और बाहर की तरफ बेटा सेकेंडरी फ्लोएम का रिंग बनाया 2021 में। नाउ ये 2022, ठीक है, और एक रिंग बनवाएगा सेकेंडरी जाइलम का। आप देख सकते हो, ये देखो, ये 2022 में बना है। तो मैं अगर ये स्टेटमेंट कहूँ, सब लोग ध्यान से सुनना, द न्यूएस्ट रिंग इज ऑलवेज क्लोज टू द वैस्कुलर कैम्बियम। हेलो, जो हमेशा जो नया रिंग बनता है वो हमेशा वैस्कुलर कैम्बियम के पास में होता है। देखो, ये है आपका वैस्कुलर कैम्बियम। तो 2022 वाला बेटा जो सेकेंडरी जाइलम है वो क्लोज है, क्योंकि ये खुद बना रहा है ना। हेलो, इजंट इट? हेलो, यस सर। ठीक है। और जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये है आपका वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है बच्चों, ध्यान से। इसके अंदर बना बेटा, ये है बेटा सेकेंडरी जाइलम। अब ये बना, मान लेते हैं 2023 वाला है, तो फिर जब ये नया वाला बनेगा 2023 में, तो 2022 में जो बना था वो शायद अंदर दब जाएगा, और 2021 में था और भी अंदर दब जाएगा। सेम विल हैपन विद द फ्लोएम आल्सो। जो क्लोजेस्ट है वो 2023 में बना, क्योंकि ये खुद बना रहा है ना यार, खुद बना रहा है, ठीक है। जो फर्देस्ट है इससे वो 2022, और एकदम फारदेस्ट बाहर है बेटा वो 2021 में बना। तो इस तरह से अंदर साइड ठीक 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 सेकेंडरी जाइलम के रिंग हर साल बनेंगे, और बाहर की साइड बेटा फ्लोएम के थिन 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 बनेंगे, बट द क्लोजेस्ट वन इज द न्यूएस्ट वन। हेलो, द क्लोजेस्ट वन इज द न्यूएस्ट वन। हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस है ना। सर। अब जैसे कि 2024 में होगा, वो क्या होगा? 2024 में अगर नया रिंग बनेगा तो 2023 को और आगे के अंदर दबा देगा, बराबर, ठीक है। तो जब भी एक नया रिंग बनता है वो वैस्कुलर कैम्बियम बना रहा है, इसलिए उसी के पास में बनता है। तो जब सबसे अंदर होगा तो सबसे पुराना रिंग होगा। So by this way, this is what happens every year in the secondary growth of an what we can say the diploid stem. किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, अब इसमें बहुत कुछ ऐड करना है, इतना क्लियर है? हेलो, यस सर। Yes, sir. अभी इसमें सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बनते हैं फॉर द रेडियल कंडक्शन। नाउ रूट में क्या होता है? अब रूट का प्रॉब्लम थोड़ा अलग ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा ये यूज कर लेता हूँ, आपको दिखना चाहिए, फिर से मैं बना देता हूँ, मेक अगेन, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने को इतना क्या टेंशन है। लेट्स डू इट अगेन, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैंने ये जो सर्कल बनाया है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे बच्चों पेरिसाइकिल, ठीक है। दिस इज द पेरिसाइकिल, ठीक है। नाउ पेरिसाइकिल ठीक है। अब क्योंकि ये डाइकॉट रूट का है, तो डाइकॉट रूट में तो रेडियल अरेंजमेंट होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर रेडियल अरेंजमेंट होता है, तो फिर कैसे? सो लेट्स अंडरस्टैंड। इसमें जो है ये हमने बनाया जाइलम, ये हमने बनाया जाइलम का बंडल, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, एक्सार्च कंडीशन है, ठीक है।
बीच बीच में बच्चों हम लोगों ने ये बना दिया, दिस इज फ्लोएम 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 फ्लोएम, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे नोटिस करो ना, यहाँ पे इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम तो है ही नहीं, एक तो यहाँ पे कॉन्जॉइंट कोलैटरल कंडीशन ही नहीं है, रिंग बनेगा कैसे? हेलो, रिंग बनेगा कहाँ से आया वेस्कुलर कैम्बियम? तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि डाइकॉट रूट में अलग ही लेवल का है ना, यहाँ पे ये जो सेल होते हैं बीच बीच में, इनको हम लोग है ना देखे तो ये पैरेन्काइमा सेल है। तो कैम्बियल एक्टिविटी ऑलवेज स्टार्ट्स बिलो द फ्लोएम, यहाँ पे कैम्बियल एक्टिविटी शुरू होती है बिलो द फ्लोएम, not only below the phloem, it always start opposite to the protoxylem in the pericycle, ठीक है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे है ना डिवाइडिंग सेल्स, कैम्बियल सेल्स तैयार होना शुरू हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल शुरू हो जाते हैं। धीरे 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 ये इतना डिवाइड करते हैं कि ये प्रॉपर बेटा एक लाइन बना लेते हैं, ऐसा वेवी रिंग आपको बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। सो एक कंप्लीटली बेटा स्टार शेप या वेवी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है बाय दिस वे, ठीक है। अब आपको ये हमेशा नोटिस करना है कि कैम्बियल एक्टिविटी कहाँ कहाँ शुरू हुई, पेरिसाइकल में अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम, और कहाँ पे शुरू हुआ, बिलो द फ्लोएम। हेलो, इज इट क्लियर? है ना, 2 पॉइंट पे आपको देखने को मिलता है ना। दूसरा, अब यहाँ पे क्योंकि पूरा ही कैम्बियम बाद में ही बना है, तो वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहाँ पे कहीं भी प्राइमरी है क्या, इंट्रा इंटर ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ बेटा सेकेंडरी है, पहले से कुछ है ही नहीं। इज इट क्लियर? ये डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के सेकेंडरी ग्रोथ का डिफरेंस है ना। डाइकॉट स्टेम में था पहले से इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम था ना, यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे था ही नहीं। तो इस तरह से पहले वेवी बनता है, अब वेवी बनता है तो यहाँ के सेल इतने तेजी से डिवाइड होते हैं कि ये वाले साइड्स को बाहर पुश करते हैं, ये जो साइड दिखाई दे ना इसको बाहर बाहर ढकेलते हैं, इतना पुश करते हैं कि एक रिंग ही बन जाता है। देखो पर्पल कलर का रिंग बन गया, तो फ्लोएम बाहर चले गए। आप देखते दोनों डायग्राम को कंपेयर करो, फ्लोएम को बेटा बाहर धकेल दिया, जाइलम अंदर की तरफ चले गए और एक रिंग बन गया पूरा, इसको बोलते हैं वेस्कुलर रिंग। हेलो, ठीक है। इसके बाद जो कुछ भी होगा इट विल बी सेम एज ऑफ द डाइकॉट स्टेम, जो स्टेम में होगा वही होगा, अंदर थिक जाइलम बनेगा, बाहर थिन फ्लोएम बनेगा। एवरी ईयर नया वाला जो जाइलम बनेगा वो हमेशा वेस्कुलर कैम्बियम के पास में होगा, सब कुछ एज इट इज होगा लाइक स्टेम, बट शुरुआत दोनों में थोड़ी डिफर करती है। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये डिफरेंस है, आपको बस डिफरेंस पूछेंगे, आप सही ढंग से बताना है एग्जामिनेशन में, नीट में आपको डिफरेंस पूछेंगे। डिफरेंस बहुत सिंपल है, वेवी रिंग कहाँ पे बनेगा, जरा रूट में बनेगा। अच्छा, रूट का से जो वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है क्या? हाँ, पहला कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम ही होता है। अच्छा है, फिर तो सही है। अच्छा, ये डाइकॉट स्टेम का वेस्कुलर रिंग क्या कंप्लीटली सेकेंडरी होता है? ना 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 ना, वो तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों से बना हुआ है। अच्छा, वहां पे प्राइमरी क्या होता है? वहां पे इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी होता है ना, और इंटरवेसिकुलर सेकेंडरी है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों हमें आंसर्स देने हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं ही आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन है, यही आंसर आपने देना है। दैट्स अभी यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो, अब जो भी हुआ वो वैसा ही होगा, सेम टू सेम, जैसा रूट में था वैसा ही होगा। यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ से ऐसे रेज बनते हुए दिखाई देंगे, इनको हम मेडुलरी रेज कहते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इनका काम है बेटा रेडियल कंडक्शन। क्या काम है इनका? रेडियल कंडक्शन, यही इनका काम है, ठीक है। नाउ बाहर की तरफ आते हैं। अब नोटिस करो बच्चों कि अंदर अगर इतना जाइलम, फ्लोएम, रिंग, ये वो हर साल ऐड होगा, तो बाहर की जो लेयर्स है इनके ऊपर कितना प्रेशर गिरेगा? बहुत ज्यादा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बेटा बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि उनको एरिया चाहिए।
बाहर नया कॉर्टेक्स ऐड होना चाहिए, ठीक है, और वो बाहर की जो एपिडर्मिस है वो खत्म होनी चाहिए, इसीलिए वो तब रोल आता है कॉर्क कैम्बियम का। तो मैंने अभी आपको नोटिस करवाया, दिखाया कि एपिडर्मिस के अंदर साइड में पूरा एक सर्कल आपको देखने को मिलता है। इनसाइड द एपिडर्मिस एक कंप्लीट बेटा वेस्कुलर कैम्बियम, सॉरी कैम्बियम डेवलप हो जाता है। इस कैम्बियम को हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। अब ये कॉर्क कैम्बियम का काम क्या है? अब आप देखोगे तो ये जो पर्पल कलर वाला हमने लिया है बाय डिफॉल्ट, इस पर्पल कलर का जो भी हमने लिया है, ये है हमारा कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ है ना, बहुत से बेटा सेल्स को ऐड करना शुरू करेगा। ये जो सेल्स है बाहर की तरफ इसने ऐड करना शुरू किया है, ये सेल्स पूरी तरह से बेटा एकदम रफ होते हैं, डेड सेल्स बन जाते हैं। इनके ऊपर भयंकर लेवल पे सबेरिन डिपॉजिट हो जाता है, ये डेड बन जाते हैं, जल्दी जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। इसी को पूरे को हम लोग कॉर्क कहते हैं, क्योंकि ये कैम्बियम कॉर्क बनवाता है, इसलिए इसको हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। तो बाहर साइड में कॉर्क, आप लोग देखो यार, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, उनके बाहर के साइड का जो पोर्शन होता है वो ड्राई होता है, उसकी खपलियां बन के नीचे गिरती है। हैव यू सीन? लार्जर ट्रीज में आप देखो, उसकी जो स्किन होती है वो ड्राई होकर के नीचे पूरा निकल के गिर जाता है, ठीक है। दूसरा, आप देखो इनसाइड बेटा वो कुछ सेल्स ऐड करना शुरू कर देते हैं, है ना, की तरफ ही नहीं तो अंदर की तरफ बेटा, इनसाइड इट एड्स समथिंग मोर सेल्स। तो जो कॉर्टेक्स है, जो कॉर्टेक्स है एपिडर्मिस के अंदर का, उस कॉर्टेक्स की भी थिकनेस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम लोग बच्चों सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। तो बताओ बेटा, कॉर्क कैम्बियम कौन सी दो लेयर ऐड करेगा? कॉर्क कैम्बियम कौन सी दो लेयर ऐड करेगा? इनसाइड क्या ऐड करेगा बेटा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आउटसाइड क्या ऐड करेगा? कॉर्क। तो यहाँ पे ये जो बाहर की पूरी त्वचा होती है उसको हम लोग पेरिडर्म कहते हैं। अब इस पेरिडर्म में तीन चीजें हैं, वन इज द कॉर्क, वन इज द कॉर्क कैम्बियम, वन इज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछा है तो वो पेरिडर्म का है। सबसे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन पूछा गया दैट इज द पेरिडर्म, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम जो है बेटा, वो जो कि पेरीफेरी में है, वो क्या करता है, बाहर साइड में कॉर्क ऐड करता है, अंदर साइड में बेटा सेकेंडरी कॉर्टेक्स को ऐड करना शुरू कर देता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। अभी क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये आता है कि कॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कॉर्क को कहते हैं फेलेम, कॉर्क कैम्बियम को हम लोग कहते हैं फेलोजेम, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम लोग कहते हैं फेलोडर्म। तो व्हाट इज पेरिडर्म? तो पेरिडर्म इज इक्वल टू फेलेम प्लस फेलोजेन प्लस फेलोडर्म। फेलेम विच विल फेल डाउन, जिसकी खपलियां बन बन के नीचे गिर जाती है, फेलेम फेल डाउन। मैंने ऐसे याद रखा था जब मैं पढ़ता था। फेलोडर्म, डर्म, डर्म, डर के अंदर छुप गया, जो अंदर होता है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर है, डर्म डर के अंदर छुप गया, और इन दोनों को बनाने वाला फेलोजेन जनरेटर, ठीक है। तो इस तरह से तीन चीजें यहाँ पे होती हैं, फेलेम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म। फेलेम के सेल्स बेटा ड्राई हो जाते हैं, उनके ऊपर सबेरिन डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए वो वाटर का लेन देन नहीं कर पाते, वाटर है ना, वहां से परमिएबिलिटी होती नहीं है, सेल वो परमिएबल होते नहीं है। इस तरह से आउटसाइड में बेटा हमेशा नया पेरीफेरी ऐड होता है ना, बाहर की त्वचा नीचे गिर जाती है, नया सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऐड होता है, और फेलोजेन एक्टिविटी अपनी करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और हर साल बेटा वो उसका जो गर्थ है वो उसको इंक्रीज करता है, ताकि अंदर जो जाइलम फ्लोएम का रिंग्स बढ़ रहे हैं उनको वो एकोमोडेट कर सके। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो, क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ
अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है, देखो ये जो बाहर की तरफ जो एकदम खपली वाला बनाया है ब्लैक कलर का, ऑब्वियसली बेटा ये कॉर्क है। उसके अंदर बेटा ये पर्पल कलर का बनाया है, ये कॉर्क कैम्बियम है। उसके अंदर जो है बेटा ये वाला पोर्शन है, ये जो है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये तो क्लियर है। ये पूरा बाहर का क्या हो गया, पेरीडर्म जिसमें तीनों चीजें हैं। बट अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो पर्पल कलर का रिंग आपको अंदर दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो कुछ भी है, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, मतलब ये वाला पोर्शन, दिस एंटायर पोर्शन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, इस पोर्शन को हम लोग वुड कहते हैं, वुड। और ये पूरी तरह से सेकेंडरी जाइलम के रिंग्स है। हर साल नया बनता है रिंग, ठीक है, ये एक साल में बना, ये फिर बना, ये फिर, इस तरह से। तो हर साल एक नया रिंग ऐड हो रहा है वुड में, दैट इज व्हाट इज वुड। तो उस प्लांट के सेंटर में होगा वुड, है ना, प्लांट का जो भी आप उसको काट के देखोगे तो सेंटर में जो होगा वो होगा वुड। सो एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम रिंग इज कॉल्ड एज वुड। अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या है सर, देख, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर है फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कैम्बियम, कॉर्क। अच्छा, मतलब वैस्कुलर कैम्बियम से लेकर कॉर्क तक जो एरिया है उसको हम लोग बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? बार्क। बार्क में क्या क्या है सर? सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर कॉर्क तक जो है सब बार्क में है। ओहो। सो वुड मतलब अगर आप किसी भी डाइकॉट स्टेम को या कट करके देखोगे तो उसमें दो जोन दिखाई देंगे, एक है वुड, एक है बार्क। एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कैम्बियम, anything which is present inside the cambium is wood. Anything which is present outside the cambium is the bark. Everyone is clear? Hello? Yes, sir. Okay. Now, bark ये कोई सेमी टेक्निकल टर्म है ना। देखो, हम लोग फ्लोएम को क्या बोलते हैं बच्चों? बास्ट। फ्लोएम को क्या कहते हैं रे? बास्ट। आउटर मोस्ट त्वचा को क्या कहते हैं? कॉर्क। तो बास्ट का एसटी हटा दो, कॉर्क का सीओ हटा दो, तो क्या बचेगा? BARK, बार्क, है ना। बास्ट टू कॉर्क इज अ बार्क। हेलो, इज इट क्लियर? फ्लोएम को हम बास्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ वुड। अब टाइप्स ऑफ वुड जैसे ही हम लोग बोलेंगे ना बच्चों, तो हमें बार्क के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। डोंट थिंक अबाउट द बार्क। व्हेनेवर आई से the types of wood, अब wood ये वर्ड आपको आना चाहिए। Whenever I will say the types of wood, इसका सीधा मतलब है we are talking about only secondary xylem। अब इसमें दो प्रकार के wood आपको देखने को मिलते हैं। हम लोग थोड़ा टाइप ऑफ wood देख लेते हैं। एक को हम लोग अर्ली wood, लेट wood, शायद आपने ये वर्ड सुने होंगे, या ही इनको ही हम लोग स्प्रिंग एंड ऑटम wood भी कहते हैं, ठीक है। So let understand this. The activity of the cambium is under the control of many physiological and environmental factors. तो जब आप क्या एक्टिविटी देखोगे वुड बनने की, तो बेटा ये डायरेक्टली है ना, मतलब डिपेंड होती है कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो हम लोग हर साल बनने वाले रिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उस प्लांट के एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इतना ही नहीं कि मैं रिंग काउंट करूंगा तो मुझे सिर्फ एज पता चलेगा। नो, अगर मैं बड़े अच्छी से समझूं तो मुझे हर साल में किस तरह का, कितनी बारिश आई थी, कितनी ठंड पड़ी थी, कितनी गर्मी हुई थी, ये भी पता चलता है इफ आई एम एक्सपर्ट, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को समझने से पहले हम अर्थ को समझ लेते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। इक्वेटर के पास में जो एरिया है उसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हाई टेम्परेचर। पोलर रीजन जो होता है उनको हम अल्पाइन जोन कहते हैं, जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। बट जो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, जो बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, मतलब उस एरिया को जहां पे हमने लाइंस बना के रखी है ये वाली,
दिस एरिया इज कॉल्ड एज द टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन ऑफ अर्थ वो है जहां पे बच्चों मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा ठंड। कितना क्लियर है? हेलो, अब इसका क्या सर क्या बता रहे हो आप, है ना, ये क्या है? अचानक से वुड से इधर चले गए, तो अभी इन्हें ये यूज है। चलो बात करते हैं। अगर आप टेम्परेट रीजन्स में देखोगे, द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म। अरे ये क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, आप ट्रॉपिकल एरियाज में है ना, जैसे हम ट्रॉपिक्स में रहते हैं, तो एकदम मतलब देखो दिसंबर का महीना आ गया तो बिल्कुल तिब्बत वाले लोग आ जाएंगे स्वेटर बेचने, उनको पता है अब ठंड पड़ने वाली है। बट दिस वे ऐसा बेटा चीज जो है आप वहां पे नहीं बता सकते कहाँ पे टेम्परेचर। हेलो, आर यू क्लियर? आई अगेन रिपीट, इन टेम्परेट रीजन्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। वो प्रॉपर ऐसा नहीं होता जिस तरह से है ना ट्रॉपिक्स में यूनिफॉर्मिटी बेटा वो होती है चीज। हाँ अभी गर्मी है तो गर्मी है, इस तरह से है। सो अंडरस्टैंड दिस, इज इट? ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो भी हम लोगों ने स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ये जो भी ड्रामा है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल वालों के लिए एक्चुअली है ही नहीं। ये सारा ड्रामा अर्ली वुड लेट वुड का ये है फॉर द टेम्परेट रीजन। ठीक है, इन द स्प्रिंग सीजन, जिसको हम समर कहते हैं हमारी भाषा में, समर। हेलो, इन द स्प्रिंग सीजन द कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। तो वैस्कुलर कैम्बियम होता है भयंकर एक्टिव होता है एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स। मतलब बहुत सारे जाइलम वेसल्स बनाता है और बड़े बड़े जाइलम वेसल्स बनाता है विद वाइडर लुमेन। इसी को हम लोग अर्ली वुड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग अर्ली वुड कहते हैं। अब आप देखो बच्चों, ये है कैम्बियम, हाँ ये है कैम्बियम। अब आप देख सकते हो पहली बार ये बन रहा है, ये बड़े बड़े जाइलम वेसल्स है, बहुत ज्यादा नंबर में जाइलम वेसल्स है, इसी को मैं अर्ली वुड कहता हूँ। ठीक है, इसी को मैं क्या कहता हूँ? अर्ली वुड। पहले बना, बड़े बड़े वेसल्स बने, ज्यादा नंबर में बने, क्योंकि कैम्बियम बहुत एक्टिव था समर सीजन में। अब क्या होता है, टेम्परेट जोन में जो है ठंड जो गिरती है वो खतरनाक होती है, अपनी तरफ की जैसी नहीं होती। सो इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव। उस वक्त बेटा कैम्बियम बहुत कम एक्टिविटी दिखाता है ना। तो बेटा बहुत कम छोटे जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं, कम वेसल्स बनते हैं, नैरो वेसल्स बनते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पहले बने थे बड़े बड़े वेसल्स, उनके बाद में मैंने आपको अभी भी बार बार बताया, जो बाद में बनता है वो हमेशा क्लोज होता है, क्योंकि वो बाद में बन रहा है ना, लेट आया तो यही बना रहा है तो यहीं पे। तो बेटा वो बाद में बनते हैं, लेट वुड जिसको कहते हैं, ठीक है, वो विंटर में बनते हैं, उनको हम ऑटम वुड कहते हैं। इनमें वेसल्स बेटा छोटे छोटे भी है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट डेंस होते हैं, इसलिए डार्कर दिखाई देते हैं। तो कभी भी आप किसी भी एनुअल रिंग को देखोगे तो आपको उसमें दो चीजें, एक साल में दो रिंग्स बनते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक रिंग बनते हैं। एक होता है अर्ली वुड, एक होता है लेट वुड। क्या आपको क्लियर है बच्चों? अर्ली वुड बड़े बड़े जाइलम, बहुत ज्यादा जाइलम। लेट वुड छोटे छोटे जाइलम, बहुत कम जाइलम, डेंसली पैक्ड, डार्क कलर, इजंट इट? ठीक है, बट वो हर साल बनते हैं। एवरी ईयर अर्ली वुड लेट वुड, अर्ली वुड लेट वुड, एवरी ईयर। तो हर साल के एनुअल रिंग में आपको दो कॉन्सेंट्रिक रिंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड लोअर डेंसिटी, द ऑटम वुड इज डार्कर एंड हायर डेंसिटी। तो इसीलिए जब भी हम कभी किसी एनुअल रिंग को बता, अच्छा इस साल रिंग बना, क्या देखो देखो कहाँ बना, क्या क्या बना, तो देखो लेट वुड बाद में आया, पहले अर्ली वुड आया। तो सर ये वाला पेड़ दिखाई दे रहा है, ये है वैस्कुलर कैम्बियम? हाँ है। अच्छा ये इस साल बना है क्या? हाँ बना। तो ये देखो ये डार्क वाला, अच्छा डार्क वाला पास में है, ओके, तो ये लेट वुड है, डार्क वाला छोटा छोटा पतला लेयर, हाँ बिल्कुल। और ये व्हाइट वाला ये अर्ली वुड है। तो आपको बेटा हमेशा वैस्कुलर कैम्बियम से जाओगे तो अर्ली वुड लेट वुड, अर्ली वुड लेट वुड ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एवरी ईयर एनुअल रिंग में आपको दो बेटा कॉन्सेंट्रिक रिंग देखने को मिलेंगे।
कितने लोगों को क्लियर है रे बाबा? और उसके लिए हर साल काटना का। पड़ेगा था। क्या बेटा? और उसके लिए ट्री को थोड़ा कट करना पड़ेगा। कभी कभी पेड़ गिर भी जाता है यार है ना, तो गिर भी सर जाता फिर और कोई एफिशिएंट वे नहीं है उसके लिए? है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आधा कट करके देख लो, पूरा कट करने की जरूरत क्या है, ग्रो हो जाएगा वहां से, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे है ना, ये हमेशा बेस में होगा, स्टेम का जो बेस होता है ना, वहीं पे हम कर पाते हैं। एकदम आप टिप पे जाओगे तो वहां पे इतनी सेकेंडरी ग्रोथ की एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, इसी को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि सी शोर, जैसे गोवा या हमारा मुंबई, ठीक है। सी शोर ट्रीज डू नॉट शो एनुअल रिंग्स। मुंबई में जो ट्रीज है उनमें आपको प्रॉपर एनुअल रिंग्स नहीं देखने को मिलेंगे, प्रॉब्लम है। आप खुद भी देख लो यार, आप मुंबई का जो मतलब टेम्परेचर देखोगे, बड़ा ही इवन सा होता है, बहुत ज्यादा कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आते नहीं है। साल भर में कभी भी बारिश हो सकती है ना। हेलो, क्या बहुत ठंड होती है क्या यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगा कभी बहुत ठंड होती है ना, ज्यादा गर्मी नहीं, ऐसा एकदम मतलब इवननेस होता है, एक प्रॉपर इवननेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। So seashore trees do not show annual rings as they are a little climatic variation. ज्यादा अपना एग्जांपल है खुद का, हम जहाँ रहते हैं वहीं, उसको ही आप याद रखो तो भी बहुत है। So the annual rings are distinct in a temperate regions. तो जो temperate regions है ना, वहीं पे आपको ये जो है ना डिफरेंस देखने को मिलता है प्रॉपर। अर्ली वुड, लेट वुड, अर्ली वुड, लेट वुड, ये जो नाटक है ना, प्रॉपर रिंग्स देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है बच्चों, इसीलिए वहां के जो प्लांट है उनको हम लोग रिंग पोरस वुड कहते हैं, उनके वुड को रिंग पोरस वुड। पोरस मतलब वेसल्स, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, रिंग पोरस वुड। पर बेटा यहाँ पे जो ट्रॉपिकल जोन में मिलते हैं, उनके आपको वेस्कुलर बंडल जो मतलब जो रिंग्स है, उनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप यहाँ पे मतलब इंडिया में अगर आप देखोगे, लकड़ी को काट करके लाओगे, तो आपको अजीब से पैटर्न देखने को मिलेंगे, कहीं पे बीच में डार्क है, कभी बीच में ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। यू जस्ट कैन नॉट फॉर्म दैट प्रॉपर रिंग, यू नो, एक ऐसा प्रॉपर रिंग आपको भी देखने को नहीं मिलेगा। हेलो, ठीक है। तो जो एनुअल रिंग्स आर इनडिस्टिंक्ट, वहां पे आप क्लियर नहीं समझा पाओगे, इनडिस्टिंक्ट होता है, क्योंकि अगर ठंड भी है तब भी गर्मी होती है यार यहाँ पे। हेलो, बर्फ गिरती है क्या? नहीं। The annual rings are indistinct in the tropical areas. इसको हम लोग बोलते हैं इसीलिए डिफ्यूज पोरस रिंग वुड, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर अर्ली वुड, लेट वुड ये नाटक नहीं देख पाओगे। इसीलिए बेटा हम लोग ट्रॉपिकल जोन में ये सब जो हम लोग एज बताना ये वो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब ये पुराना क्वेश्चन है। इफ ए कट ट्रंक शोज 26 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। अभी कॉन्सेंट्रिक रिंग मतलब एनुअल रिंग नहीं होता, ये मैंने बार बार बोला है। If a cut trunk shows a 26 concentric rings, अभी 26 concentric rings है of spring and autumn wood, तो बेटा उस प्लांट की एज कितनी होगी? It would be minimum 13 years। क्यों? क्योंकि एक एनुअल रिंग में आपको दो कॉन्सेंट्रिक रिंग मिलते हैं, अर्ली वुड और लेट वुड के, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड के। I hope this is very clear to you all people. Is there any confusion? Hello, is there any confusion regarding this? Early wood, late wood clear है क्या रे? हर साल बनता है, आपने जो हर साल की कमाई की है उसका हिसाब, कितना खर्चा किया, कितना बचाया। Hello, that is what the point. अब मान लेते हैं एक इंसान है, एक कोई इंसान है 40 साल, उसने नौकरी की है, ठीक है, और उसने उसके बच्चों ने उनसे पूछा, पिताजी आपने ये जो 40 साल काम किया उसका हिसाब किताब क्या है,
कितना खर्चा किया, कितना बचाया बताओ, तो या तो वो अलग ही हिसाब हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यू नो। एवरी ईयर पूछा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे पूछता है, बताओ इस साल कितना खर्चा किया, कितना कमाया, हमको भी दो टैक्स दो। सो दैट इज एनुअल, एनुअली आप लोग खर्चा जमा ये सब करते हो। नाउ सी, वो तो था अर्लीवुड लेटवुड, अब हार्टवुड सैपवुड वही कॉम्बिनेशन है, वही क्वेश्चन है कि पिताजी पूरे 40 साल में कितना कमाया, कितना खर्चा किया बताओ। तो ये बेटा ये हम लोगों ने एक डायग्राम मैंने बनाया है, आप नोटिस करो यहाँ जो रिंग्स बनाए गए हैं, अब ये लेटेस्ट ईयर है 2021, उससे पहले 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 2014 से लेकर आज तक इस प्लांट ने कितने रिंग्स बनाए, एनुअल रिंग, हेलो बनाए, ठीक है। अब जो पहले वाले रिंग थे, मतलब 14, 15, 16, 17, 18 ईयर्स तक जो रिंग्स इन्होंने बनाए, ये रिंग बेटा अब काम नहीं कर रहे, ठीक है। इनमें टैनिन्स, रेजिन्स भर चुके हैं, ये पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। ये डार्क कलर के हो गए हैं क्योंकि इनमें टैनिन, रेजिन जमा हो गए हैं, ये बहुत हार्ड हो चुके हैं, इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ये सेंटर में है, इसको माइक्रोब्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको माइक्रोब जो है इसका कैटाबोलिज्म नहीं कर सकते इजीली, इसीलिए जब भी हम फर्नीचर बनाएंगे तो हार्टवुड यूज करेंगे प्रॉपरली, है ना। तो हार्टवुड वो वुड है जो बहुत पहले बना था बट अभी काम में नहीं आ रहा, अभी सेंट्रल पोजीशन पे है, वो वाटर को कंडक्ट नहीं कर रहा, वो फिजियोलॉजिकली, ठीक है, और फिजियोकेमिकली हर तरह से डेड है, वो कोई काम का नहीं है, नॉन कंडक्टिव, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड और catabolized by the microbes, very hard, very durable, and जो भी पहले रिंग्स बनाए थे वो है, सारे एनुअल रिंग्स, ठीक है। तो इसको हम लोग हार्टवुड कहते हैं, इसी को हम लोग ड्यूरामेन कहते हैं। यहाँ पे जो बेटा इनके वेसल्स होते हैं, ये वेसल है, इनके वेसल्स में पैरेन्काइमा जो होता है ना, जाइलम पैरेन्काइमा, ये जाइलम पैरेन्काइमा अंदर तक जाकर के ऐसे बलून जैसा स्ट्रक्चर बना करके बेटा पिट्स को पूरी तरह से बंद कर देता है। अब ऐसा करने से बेटा पानी कंडक्ट होने का चांस ही नहीं है, अगर वाटर यहाँ से आया भी तो जा नहीं पाएगा, ब्लॉक। इनको हम टाइलोसिस कहते हैं, 2018 के नीट के पेपर में टाइलोसिस पूछा था, व्हाट इज टाइलोसिस? टाइलोसिस सिंपल है, द इनग्रोथ ऑफ द पैरेन्काइमा इनसाइड द वेसल, टाइलोसिस। ये बलून लाइक प्लग बना देते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हार्टवुड में पाए जाते हैं बेटा, इसकी जिंदगी का हिसाब किताब है ये, जितने भी लेयर्स उसने इस इतने सालों में बनाए फ्रॉम द 2014 टू 2021, उनमें से जो पहले बने हैं अप टू द 2018, वो सब अब बिना काम के हैं, अब इसमें से पानी का कंडक्शन नहीं होता, इसको हार्टवुड कहते हैं। ये मजबूती दे रहा है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, इसको बैक्टीरिया, माइक्रोब्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इतने जल्दी सड़ा नहीं सकते, ये मजबूत है, हार्टवुड कहते हैं। हार्टवुड रेडिश कलर का, डार्क कलर का होता है, सारा रेजिन, टैनिन सब इसमें जमा हो जाता है, ठीक है। हार्टवुड, ड्यूरामेन कहते हैं इसको, ड्यूरामेन ना। जो नया बना है, नया जोश है, अभी अभी पुलिस बनाए सारे चोर पकड़ूंगा वैसा वाला, 2019 का, 20 का, 21 का, वो है सैपवुड। सैप क्या होता है? असेंट ऑफ सैप, सैप मतलब वाटर और मिनरल का सॉल्यूशन, उसको सैप बोलते हैं। तो बेटा ये नए जाइलम बने हैं, इनके थ्रू पानी का कंडक्शन हो रहा है, मिनरल का कंडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको सैपवुड कहते हैं। या इसे हम लोग अल्बर्नम कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्बर्नम। देखो ये जाइलम है तो डेड है यार, डेड टिश्यू, तो ये फिजिकली डेड है बट काम तो कर रहा है, इसीलिए फिजियोलॉजिकली एक्टिव है। तो जो सेंटर में है वो हार्टवुड है, जो पेरीफेरी में है वो सॉफ्ट सैपवुड है, जो हार्ड है वो हार्टवुड है, जो सॉफ्ट है वो सैपवुड है, जो नॉन कंडक्टिंग है वो हार्टवुड है, जो कंडक्टिंग है वो सैपवुड है, जिसमें बेटा टाइलोसिस बने हैं, ब्लॉक हो गया है, टैनिन, रेजिन जमा होकर के
डेंस होकर के बेटा वो डार्क कलर का दिखाई देता है वो हार्डवुड है। जो लाइट कलर का दिखाई दे रहा है जिसमें अभी कुछ डिपोजिशन हुआ नहीं है वो सैपवुड है। क्लियर है क्या बेटा? हार्डवुड सैपवुड क्लियर है? हेलो हेलो, इज इट क्लियर? यस Yes, sir. ठीक है, देखो एनुअल रिंग में चाहे हार्डवुड हो चाहे सैपवुड हो, अभी ये देखो ये एक एनुअल रिंग है बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस एनुअल रिंग में आपको अर्लीवुड लेटवुड देखने को मिलेगा। यू कैन सी द अर्लीवुड लेटवुड। तो यहाँ पे आपको लेटवुड मिलेगा, ये वाला पोर्शन अर्लीवुड वाला आपको मिलेगा। ठीक है, ये है लेटवुड 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 अर्लीवुड अर्लीवुड। बट है ना, पूरे एंटायर में बेटा सेंट्रल पार्ट इज द हार्डवुड एंड द पेरिफेरल पार्ट इज द सैपवुड। ठीक है ना, जो सारे पहले पहले बने हुए एनुअल रिंग आपको हार्डवुड में देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो रिसेंटली 2-3 साल पहले बने हुए उतना ही सैपवुड होता है रिसेंटली, मतलब पिछले सब 4 साल में जितने जाइलम बने हैं वो एक्टिव है, उतनी ही बेटा सैपवुड होता है। बाकी जितना अंदर होता है, तो एक चीज मुझे बताओ, सारे बच्चे बताओ, किसकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी रे? किसकी विड्थ बढ़ेगी हमेशा, हार्डवुड की या सैपवुड की? जैसे अभी एक और नया सैपवुड ऐड हो जाएगा, अभी ऐड हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। अब ये वाला एक्टिव है, ये वाला एक्टिव है, ये वाला एक्टिव है, ये भी बेटा डेड हो जाए, किसकी विड्थ बढ़ी? हार्डवुड की विड्थ बढ़ी कि नहीं? हार्डवुड। हाँ, तो ये क्वेश्चन आया था नीट में कि हार्डवुड की विड्थ बढ़ती है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल सही है यार, हार्डवुड और सैपवुड जितना रहता है उतने रहता है। हाँ, सैपवुड उतना ही रहता है। तो जितना नया बेटा सैपवुड का लेयर ऐड होगा उतना बेटा अंदर जो है हार्डवुड की, है ना, विड्थ है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये है पूरे जिंदगी का हिसाब, है ना। हार्डवुड सैपवुड इज अ टोटल लाइफ, है ना, तो एपिसोड। इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ट्री डेड होता है। यस, डेड तो है यार, सैपवुड भी डेड ही है बेटा। मैंने क्या कहा यहाँ पे, सैपवुड इज फिजियोलॉजिकली डेड बिकॉज इट इज जाइलम वेसल्स। इट्स फिजियोलॉजिकली एक्टिव, मतलब फंक्शनल एक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट अभी आता है सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड। अब ये क्या है, इसमें एनसीईआरटी का कोई रोल नहीं है। अभी तक जो बताया वो एनसीईआरटी से रिलेटेड था। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का कोई योगदान नहीं है। सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड क्या है, देखो जिम्नोस्पर्म का जो वुड होता है ना, जिम्नोस्पर्म, अभी उसमें वेसल्स ही नहीं होते यार, पहली बात तो है ना, उसमें वेसल्स नहीं होते, ओनली ट्रपिड्स होते हैं। तो क्योंकि बड़े बड़े वेसल्स नहीं होते, इसलिए जिम्नोस्पर्म के वुड को हम लोग सॉफ्ट वुड कहते हैं और वो विदाउट वेसल्स है। सो इनको नॉन पोरस वुड भी कहा जाता है। उनमें ज्यादा पोर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सॉफ्ट वुड होता है, खिलौने बनाने के लिए यूज करेंगे आप सॉफ्ट वुड, है ना, वुडन टॉयज बना। सॉफ्ट वुड विदाउट वेसल्स एंड कॉल्ड एज ए नॉन पोरस वुड। डाइकॉट या एंजियोस्पर्म का जो वुड होता है दैट इज अ हार्ड वुड। हार्ट नहीं है, हार्ट इज डिफरेंट। हार्ट वुड इज दिस, हार्ट वुड, इट्स एक्चुअली हार्ड बट इट्स कॉल्ड एज अ हार्ट वुड, इट्स नॉट कॉल्ड एज अ हार्ड वुड। ये क्लियर रखो। अभी वेसल्स में जो होगा वो नॉन पोरस वुड है, जिम्नोस्पर्म के वेसल्स है नहीं, बट डाइकॉट में हार्ड वुड होता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेसल्स एंड इट इज कॉल्ड एज द पोरस वुड। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने बेटा 2 वर्ड या ऊपर लिखे थे, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। इफ यू रिमेम्बर क्या लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था रिंग पोरस वुड टेम्परेट में, है ना। और ट्रॉपिकल में क्या लिखा था, ये देखो यहाँ पे लिखा है रिंग पोरस वुड लिखा है, पोरस वुड। डिफ्यूज पोरस वुड, एंजियोस्पर्म में पोरस वुड ही होता है, नॉन पोरस नहीं होता। नॉन पोरस वुड कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा, जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होते बेटा, वेसल्स नहीं होते, इसीलिए। तो जिम्नोस्पर्म वुड इज अ सॉफ्ट वुड, नॉन पोरस वुड। एंजियोस्पर्म वुड इज अ हार्ड वुड, नॉट हार्ड, हार्ड वुड। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वेसल्स एंड कॉल्ड एज ए पोरस वुड। क्लियर है क्या रे?
हेलो, क्लियर है? सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, पोरस वुड, नॉन पोरस। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अब आप याद करो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, साइकस और पाइनस में मैंने लिख के दिया था, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो तो, साइकस और पाइनस है ना, मेनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, मोनोजाइलिक, पॉलीजाइक्लिक, दिस आई हैव गिवन। आप देखना, आपका प्लांट किंगडम का टेरिडोफाइट का नोट्स निकाल के देखना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वे बैक बिफोर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वी हैव स्टडीड, वहां पे मैंने लिख के छोड़ दिया है और बोला है कि मैं एनाटॉमी में ये चीज आपको बताऊंगा। अब आज वो टाइम आ चुका है। नाउ सी, मेनोजाइलिक वुड का क्या मतलब होता है? अब ये सब सॉफ्ट वुड है यार, साइकस है मतलब सॉफ्ट वुड है बच्चे। इट इज अ सॉफ्ट वुड हैविंग वेस्क्यूलर टिश्यू, वेसल्स नहीं है, वेस्क्यूलर टिश्यू विद द मेडुलरी रेस। तो सैपवुड, सॉफ्टवुड, ऐसा सॉफ्टवुड जिसमें मेडुलरी रेज प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम मेनोजाइलिक वुड कहते हैं। मेनोजाइलिक वुड जो रेडियल कंडक्शन कर सकता है। ठीक है, पिक्नोजाइलिक क्या होता है? ये वुड इतना कॉम्पैक्ट वुड होता है, सॉफ्ट वुड जैसा ही है ना, जिम्नोस्पर्म का है, बट इट इज टू कंडेंस्ड, ठीक है, एंड नैरो, है ना। इसमें बहुत कम मेडुलरी वुड होता है, या तो मेडुलरी जो रेज होती है वो होते ही नहीं, they do not have the medullary ray, or if they have very thin medullary rays are present। तो ये जो भी है ना, जाइलिक, जाइलिक, मैनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक, ये दोनों जो वर्ड है, ये मेडुलरी रेज के प्रेजेंस और अब्सेंस को लेकर बने हुए हैं। साइकस और पाइनस में, साइकस में मैनोजाइलिक और पाइनस में पिक्नोजाइलिक, ऐसा बेटा डिफरेंस हमें वुड का देखने को मिलता है। क्लियर है ये? अभी एक और वर्ड हमने बताया था साइकस पाइनस में, मोनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक। अब ये क्या है? यहाँ पे आप देखोगे तो इनमें सिर्फ एक ही कैम्बियम रिंग बनता है, बाहर जाइलम, बाहर फोइलम फ्लोएम बनेगा, अंदर जाइलम बनेगा, इस तरह से सिंगल कैम्बियम रिंग, इसीलिए उसको बोलते हैं मोनोजाइलिक, जो पाइनस में देखने को मिलता है। पॉलीजाइलिक का क्या मतलब है? साइकस में क्योंकि बहुत थिक स्टेम होता है पहले से भी, तो उसमें है ना, एक कैम्बियम बनता है और एक कैम्बियम बनता है और एक, इस तरह से बेटा बहुत सारे कैम्बियम रिंग्स बनते हैं। तो क्योंकि उसमें कैम्बियम रिंग्स बहुत सारे बनते हैं, बड़ा अजीब सा उसका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मतलब उसको हम लोग अभी यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखेंगे, बट आपको ये समझना है उसमें बहुत सारे, अभी तक मैंने जितने बार पढ़ा है बेटा, उसमें कितने कैम्बियम रिंग बनाए मैंने? एक ही वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाया और एक कॉर्क कैम्बियम बनवाया, ठीक है, जो हमने डाइकॉट में पढ़ा। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैम्बियम रिंग देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको हम पॉलीजाइलिक कहते हैं। तो बेटा साइकस में कैसा होता है वुड? सब पॉलीजाइलिक एंड मैनोजाइलिक, मैनो, पॉली, मैनो एंड पॉली। पाइनस में कैसा होता है? पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक। मोनो मतलब सिंगल, पिक्नो मतलब विदाउट मेडुलरी रेज। हेलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना। चलो, तो ये था, ये चीज हमने लिखी थी, पर वहां पे बताता तो क्या फायदा नहीं था, यहाँ पे बताने से फायदा। ठीक है, राइट टाइम पे ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। नाउ आते बेटा सबसे बाहर की चीज, बार्क। मैंने क्या बताया था, बार्क का मतलब क्या है? बार्क का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज, अभी तक वुड के बारे में ही बोला मैंने, अभी तक यहाँ तक मैंने वुड के बारे में ही तो बोला है, जस्ट आई स्टार्टेड वुड एंड कंप्लीटेड एंटायर थिंग अबाउट द वुड। हार्डवुड, सैपवुड, स्प्रिंगवुड, ऑटमवुड, सॉफ्टवुड, हार्डवुड, पोरस वुड, नॉन पोरस वुड, पिक्नोजाइलिक, मैनोजाइलिक, मोनोजाइलिक, पॉलीजाइलिक, सब बता दिया। बट मैंने सिर्फ वुड के बारे में बोला, अभी बार्क के बारे में बोला। बार्क क्या है बेटा? एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम, जो कुछ भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोएम बास्ट टू द पेरिडर्म, मतलब कॉर्क तक जो भी है सब बेटा बार्क है। अब दो प्रकार के बार्क होते हैं, जैसे वुड के टाइप है ना, ऐसे बार्क के भी टाइप है। एक को बोलते हैं अर्ली बार्क, दूसरे को बोलते हैं लेट बार्क। अर्ली बार्क सॉफ्ट होता है, लेट बार्क हार्ड होता है। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, इतना भी आपको मालूम है, बहुत है बच्चों।
टू मच। अब यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि आप देखो भोजपत्र बोलते हैं, भोजपत्र। आप देखोगे पुराने इंडियन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे हुए बहुत सारे, है ना, ये है ना, भोजपत्र जो होता है ना, बाहर बाहर से जो बार्क निकलता है उसको सुखाया गया, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा गया है, बहुत पुराना और प्रिजर्व किया गया है, तो भोजपत्र के ऊपर लिखा जाता था। तो बेतुला प्लांट बार्क जो है तो उसको यूज किया जाता है, बेतुला, है ना। अगर आप केमिस्ट्री लैब में कभी गए, ठीक है, अच्छे माइंड से, ये नहीं कि ये केमिकल उस केमिकल में मिला के देखूंगा, ब्लास्ट करके देखूंगा, है ना, ऐसे होते हैं कुछ लोग, बहुत ही भयंकर वाले साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, तो ऐसा करते हैं। कभी किया है बेटा ऐसा, कभी लैब में गए जाके कभी किया है? गए हो, मतलब कभी दिया भी आपको परमिशन किसी ने? ठीक है, तो चलो मौका मिलेगा साइंटिस्ट बनने का। तो ये जब भी करोगे तो ध्यान रखना कि जो भी लैब में केमिकल्स होते हैं वो बहुत कोरोसिव होते हैं, बहुत ही कुछ कुछ डेंजरस भी होते हैं। उनके फ्यूम्स को कभी एकदम नाक के पास में कभी नहीं रखना, ठीक है, वो एकदम से आएंगे तो तकलीफ होती है। सो कॉर्क प्लग बनाए जाते हैं, जिसको हम बॉटल कॉर्क कहते हैं। ये मिलता है आपको कॉर्क से, मतलब जो बाहर का जो बार्क वाला पोर्शन होता है उससे, ओक प्लांट से ये बनाया जाता है, क्वेरकस सबर, ठीक है, क्वेरकस सबर नाम का प्लांट है, ओक प्लांट, उसके कॉर्क से बताइए हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप इस साइंटिस्ट के नाम के बारे में सुनोगे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के बारे में सुना होगा शायद। रॉबर्ट हुक एक ऐसा बंदा है जिसने सेल की डिस्कवरी की थी, है ना, सेल, सेल ये शब्द यूज किया पहली बार। तो उसने कॉर्क की तो देखे थे, डेड सेल, सबेराइज सेल्स, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बार्क के बारे में पढ़ा। व्हाट इज बार्क? इट इज एन, है ना, एक नॉन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है प्रॉपर, है ना, बार्क। आगे चलते हैं, अब आते हैं बेटा लेंटिसेल्स की तरफ। ये क्या चीज है, थोड़ा ध्यान से देखो। अब क्योंकि इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने फिर से इसका डायग्राम बनाया है ताकि आपका रिवीजन हो। देखो जो सबसे बाहर जो बनता है लेयर, है ना, उसे हम पेरिडर्म कहते हैं। बट दिस पेरिडर्म कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। बाहर क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, कॉर्क, उसके अंदर क्या होता है बेटा, कॉर्क कैम्बियम, उसके भी अंदर क्या होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, करेक्ट है ना, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सारी चीजें उसमें एग्जिस्ट करती है। इज इट, हेलो, है ना। क्या क्या नाम है रे, ये बाहर गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फेलेम, 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 फेल डाउन फेलेम। और जो अंदर दबा पड़ा है इसको क्या बोलते हैं, फेलोडर्म, फेलोडर्म, डर्म। एंड देन ये क्या है बच्चों, दोनों को बनाने वाला, फेलोजेन। तो पेरिडर्म कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, फेलेम, फेलोजेन, फेलोडर्म। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना, अब ये अगर सही ढंग से बना तो ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है, ये ऐसा बन जाता है। अभी बीच में क्या होता है, ये जो कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम, हेलोजेन, इसको कुछ तो भी अलग ही दिमाग आता है, बोले कि चलो ये हमेशा बार बार मैं बाहर की तरफ कॉर्क बना रहा हूँ, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहा हूँ, इस बार ऐसा नहीं करूंगा, इस बार मैं अंदर के जो कॉर्टिकल सेल्स है उनको बाहर तक बनाते चला जाऊंगा। ऐसा करता है ये जो पिंक वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको, पिंक वाला एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ से, यार, हेलो, है ना। तो कॉर्क कैम्बियम ने एनामेलस बिहेवियर किया, बाहर के सेल अंदर तक। अब ये क्यों करता है वो, ठीक है, इसीलिए करता है क्योंकि कॉर्क तो यार ये वाटर के लिए, गैसेस के लिए तो इम्परमिएबल है, ये तो बाहर के लोगों से कनेक्शन ही खत्म कर देगा, तो कोई मजा ही नहीं बचेगा जिंदगी में, बराबर। तो फिर गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए, स्टेम को भी रेस्पिरेशन करना है, उसको भी गैसेस एक्सचेंज करना है, वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही लूज सेल्स वो अरेंज करता है। इन सारे सेल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं, और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग लेंटिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये कैमरे के लेंस जैसा अरेंज हो जाता है। कैमरा का लेंस होता है ना, लेंस ऑफ द कैमरा, इस तरह से वो अरेंज हो जाता है, इसको लेंटिकल्स बोलते हैं। और इसका मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज,
शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में ट्रांसपिरेशन के टाइप पढ़े होंगे, स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? अरे यार, वो गैसेज एक्सचेंज के लिए बना है, वहां से भी पानी का बेटा वेपर सा लॉस होता है, थोड़ा कम होता है बट होता जरूर है. तो नीट में ये क्वेश्चन आया था कि लेंटिकल्स में जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आंसर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट ही तो है, एक्स्ट्रा सेल्स बना दिए, है ना. सो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बाहर ऐसा लेंस शेप बना देते हैं जो कि लूजली अरेंज होते हैं ताकि उनसे गैसेस एक्सचेंज आ सके. ठीक है, सो दैट्स इट. इसको कहते हैं लेंटिकल्स, और ये होता है ड्यू टू सम एनोमलस बिहेवियर ऑफ द कॉर्क कैम्बियम. The lenticels do not present on leaves. Leaves के ऊपर कभी lenticels नहीं होते, ठीक है, क्योंकि leaves के ऊपर होते हैं स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज के लिए. तो बाय दिस वे बेटा मैंने सारे ही पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट जो तो इसके बारे में पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स एंड ऑल, सारी बातें बेटा मैंने आपको बताई हैं. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. क्लियर बच्चों? हेलो. Now what we have to do, we are now doing something that is called as, अभी देखो मेन चीज तो हो गई, ये सारी बातें हमने पढ़ी, एंड मोस्ट प्रिफरेबली आप एनसीईआरटी को स्टिक करो, क्योंकि सारे मैक्सिमम पॉइंट, थोड़े बहुत यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, जैसे सॉफ्टवुड, हार्डवुड या मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, अदर दैट ज्यादा कुछ मैंने बाहर का बताया नहीं. मैक्सिमम चीजें मैंने एनसीईआरटी के लिए इसमें रखी हुई है. डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये शब्द हमारी, ये वर्ड बेटा हमारा एनसीईआरटी यूज ही नहीं करती, ये टेम्परेट में ही होता है, ट्रॉपिकल में नहीं होता, ये सब हमारी एनसीईआरटी नहीं बोलते. ठीक है, अच्छा मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछता हूँ, ये स्टेटमेंट, क्या आप इस चीज को समझ पाओगे? ये स्टेटमेंट है, ये वाला दिख रहा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछता हूँ. आई एम गिविंग 2 नेम्स, लखनऊ एंड मुंबई. बताओ ये 2 स्टेटमेंट कहाँ पे? बस आपको एक है ना जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हटाना है. द एनुअल रेन्स आर डिस्टिंक्ट इन, कहाँ पे होगा? लखनऊ में या मुंबई में? लखनऊ में. बहुत बढ़िया. बस ये आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब इनके क्वेश्चंस आते हैं तो वो अपने इंडियन पर्सपेक्टिव में पूछते हैं. अभी एकदम टेम्परेट आपको ग्रीनलैंड कनाडा में जाके बैठना नहीं है ना, नहीं सर मैं कनाडा में पढ़ूंगा, अरे वैसा नहीं, पहले आंसर देंगे. तो वो इंडियन पर्सपेक्टिव में पूछते हैं तो हमें वैसा ही आंसर देना चाहिए. ठीक है, तो अभी कोई बच्चे यूपीएससी वगैरह के लिए तैयारी करते हैं तो दे डोंट आस्क अबाउट, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कभी इंटरव्यू में नहीं पूछते, पता है, बहुत साधारण सी बातें पूछते हैं. अगर आपने बोला कहाँ से आए हो, हाँ बोला नहीं भैया मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ, इतना सतना जिला, ये जिला, वो जिला, ऐसा जैसे ही बोलोगे तो दे ask you about your district, your place, उसके बारे में पूछेंगे. अगर आप एकदम यूएसए, जर्मनी, ये वो सब बड़बड़ाने लगे तो देखो आप एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो यार, जिसको अपने घर के बारे में, खुद के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं है, वो कैसे मैनेज करेगा यहाँ के लोगों को? करेगा क्या? हेलो, है ना. सो इसको ऐसे ही समझते हैं लोग. ठीक है, डिफरेंट वे मैंने आपको एक फैक्ट बताई. तो ये जो चीज है इसको हमें बस अच्छे से समझना है ना. अब मैं आपके पास आपको 2 ऑप्शन देता हूँ. पहला ऑप्शन, क्या मैं अभी आपके साथ ये डिस्कशन करना शुरू कर दूं, है ना, या तो क्या आप खुद करोगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि सब कुछ मैंने एनसीईआरटी का यहाँ पे आपको बताया है. आज मैं आपको क्वेश्चन भी सेंड करूंगा थोड़ी देर बाद में. ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन भी सेंड करूंगा थोड़ी देर बाद में, पक्का? तो आप क्या सोचते हो, आप खुद से करोगे? मतलब मेरा मतलब है कि मैं ये कराऊंगा, सबसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं,
बट अगर आगे चल के रिविजन में कराऊं तो देखो हम लोगों ने जैसे कि ऑरेंज हाउस में मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये चैप्टर शुरू किया है। कौन सा चैप्टर बेटा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये चैप्टर बेटा हमने शुरू किया है। ठीक है, ठीक है, हम लोग एनाटॉमी पे पहुंचते हैं। वैसे ये चैप्टर है एकदम इजी सा, है ना, तो इसके आंसर्स आप लोग अच्छे से दे पाओगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हम तक के क्वेश्चन लेते हैं पहले। ओके, राइट नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर कहाँ से डेवलप होते बताओ? इलोंगेशन एरिया से, रूट कैप से, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड मैच्योरेशन। बहुत आसान है यार, इवन मॉर्फोलॉजी में भी मैंने पढ़ाया ये, है ना, मैच्योरेशन, है ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द, मतलब मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या लेवल है इसका क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? डेड सेल्स कौन सी चीज? अभी तो पढ़ाया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जस्ट 5-10 मिनट पहले। डेड सेल से कौन बना हुआ है? फेलेम, बिल्कुल सही खुशी, वेरी गुड बेटा। ठीक है, फेलेम, है ना। फेलेम क्या है? फेलेम कॉर्क है भाई, सबेराइज्ड डेड सेल्स, अभी लिख के दिया था, अभी बताया मैंने जस्ट। ठीक है, तो ये तो बाकी कोलेनकाइमा लिविंग होता है यार, फ्लोएम लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, डन। ट्रांसमिशन टिश्यू, अब ये एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो क्या होता है जब हम लोग पढ़ेंगे, ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ से पोलन ट्यूब जाना चाहता है। बहुत बार ये जो होता है हॉलो होता है, हॉलो है मतलब खाली कैविटी, तो आराम से बेटा पोलन ट्यूब पास होगा, बट बहुत बार ये भरा होता है टिश्यू से, इसको एंजाइमेटिकली डाइजेस्ट करते हुए पोलन ट्यूब आगे बढ़ता है। ठीक है, पोलन ट्यूब इसको डाइजेस्ट करते 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 आगे बढ़ता है। तो इस टिश्यू को हम ट्रांसमिशन टिश्यू कहते हैं। तो जब ये कहाँ पाया जाता है? इन द सॉलिड स्टाइल। कहाँ पे पाया जाता है बेटा? सॉलिड स्टाइल में। ठीक है, अभी ये टिश्यू है इसीलिए यहाँ पे उन्होंने रखा है ट्रांसमिशन टिश्यू। ठीक है, इन रिंग गर्डल प्लांट, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर का क्वेश्चन है। इन रिंग गर्डल प्लांट, रिंग गर्डल मतलब बार्क को निकाल दो, बार्क निकालोगे तो फ्लोएम भी निकल जाएगा। अब फ्लोएम का काम क्या है बच्चों? फ्लोएम का काम है फूड का कंडक्शन करना। तो क्या हो जाएगा? रूट को बेटा फूड जाएगा नहीं, तो पहले तो बेटा द रूट विल डाई फर्स्ट, पहले रूट की मौत हो जाएगी। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया क्या? वैसे मैं एक्सपेरिमेंट समझाने वाला हूँ आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, है ना। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो दैट आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट, डोंट वरी अबाउट। बट स्टिल, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दिख ही रहा है, तो अगर मैं बार्क निकालू, बार्क क्या है? फ्लोएम से शुरू होता है। अब आपने फ्लोएम ही निकाल दिया, तो जो देखो यहाँ पे स्टेम, यहाँ पे नीचे रूट है, अब यहाँ पे लीफ है यार, ये खाना बना रहा है, अब ये खाना फ्लोएम में डाला, फ्लोएम नीचे लेके जा रहा है रूट्स की तरफ, आपने क्या किया? फ्लोएम ही कट कर दिया यहाँ से। अब अगर फ्लोएम को कट कर दो यार, तो खाना तो जाएगा नहीं नीचे, तो रूट तो पहले मारेंगे, फर्स्ट रूट विल डाई, दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रकेट्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रकेरी एलिमेंट्स इन, ट्रकेट्स क्यों डिफर करते हैं भाई?
ट्रकीट्स वेसल्स से क्यों डिफर करते हैं, यही बोल रहा है वो, और कुछ नहीं। वेसल्स में और ट्रकीट्स में क्या डिफरेंस है, क्या उनमें कैस्पिरियन स्ट्रिप होते हैं? ये तो कैस्पिरियन स्ट्रिप तो बेटा एंडोडर्मिस में होता है, यहाँ पे कहाँ पे आया? लैकिंग न्यूक्लियस, तो बेटा वेसल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्या प्रॉब्लम है? बीइंग लिग्निफाइड, अरे दोनों ही लिग्निफाइड होते हैं भाई, तो क्या है? बीइंग इम्परफोरेट बराबर, उनमें उतने पोर्स नहीं होते जितने वेसल्स में होते हैं। ये अच्छा ऐसा है, तो ये आंसर देना है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आप इलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हो, मैंने इलिमिनेट करके ही लाया। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ अ ट्री ट्रंक इज, बताओ किसी भी ट्री ट्रंक का गर्थ अगर इंक्रीज, अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ऑप्शन डी। क्या आंसर होगा? गर्थ बढ़ाने के लिए कौन सा मेरिस्टेम जरूरी है? एपिकल मेरिस्टेम तो लेंथ बढ़ाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी लेंथ बढ़ाता है, फेलोजेन गर्थ बढ़ाता है। हाँ सर, फेलोजेन तो गर्थ बढ़ाता है, बट ओनली फेलोजेन बढ़ाता है क्या? वेस्कुलर कैम्बियम भी तो होता है, इसलिए सारे ही वेस्कुलर कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम होते हैं, तो हमारा आंसर सी आएगा, लैटरल मेरिस्टेम होगा ना। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, किसके कंपेनियन सेल होते हैं यार? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना, तो डेफिनेटली बेटा सी एलिमेंट्स के साथ में चिपके पड़े रहते हैं। एक खुशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। सो ये है बच्चों, इसीलिए ये कोई बहुत मतलब आप थोड़ा आराम से बेटा एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, और इसके जवाब आप देखो, ये वाले क्वेश्चन का जवाब बड़ा मुश्किल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या है, यहाँ पे फ्लोएम लिखा है तो कंपेनियन सेल लिखा है तो डाल देते हैं। तो फंक्शंस ऑफ कंपेनियन सेल्स इज, फिर भी थोड़ा देखो तो सोचो तो क्या हो सकता है? प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सिव एलिमेंट्स फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइडिंग वाटर टू द फ्लोएम। देखो वाटर प्रोवाइड नहीं करते वो, वाटर तो जाइलम से ही आता है। लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इनटू सिव एलिमेंट्स बाय पैसिव, देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी सुक्रोज को लोड करना हो तो एटीपी खर्चा किया जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बाद में, नोट करिए अबाउट दैट। लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सिव एलिमेंट्स, हाँ सिव एलिमेंट्स में लोडिंग तो करा जाते हैं यार, बताओ क्या हो सकता है? तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट लीव इट हियर, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सिव एलिमेंट्स, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सिव एलिमेंट्स फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया ही जाता है, ठीक है, कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, अभी बाद में देखेंगे, डोंट वरी अभी इसको नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन लगेगा इसको। तो मेरा तो जो है ना बेसिक वे जो होता है, बेसिक वे में जाऊंगा मैं, तो वही करूंगा। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। द चीप वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर, ऑब्वियसली जिम्नोस्पर्म में जो वाटर कंडक्ट करने वाले एलिमेंट्स है वो ट्रकीट्स है, क्योंकि उनमें वेसल तो होते ही नहीं है ना, वेसल्स तो होते ही नहीं है, बाकी फाइबर थोड़ी वाटर को कंडक्ट करते हैं, नहीं। उनके लीव्स में, ये मैंने लिख के दिया है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है। आप जिम्नोस्पर्म का नोट उठा के देखो, वहां पे आपको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के बारे में लिखा है, द लीव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ऐसे लिख के दिया मैंने, थोड़ा ओपन करके देखो पेजेस लिख के दिए हैं, ठीक है। सो इफ यू सी यू विल एक्चुअली बेटा रीड, यू विल गेट इट, है ना। Transfusion tissues are present in the leaves of the gymnosperm, which help in the transport of the food as well as water, both the things, you know. Now, reduction in vascular tissue, mechanical tissue, and cuticle is a characteristic of. बेटा आप बताओ कौन सा प्लांट होगा जिसको वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू और क्यूटिकल की जरूरत नहीं है, जिसको डर ही नहीं है वाटर लॉस होने का, और वो कौन होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोफाइट्स, जो पानी में ही रहते हैं, उनको क्या दिक्कत है? सो उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बट
लॉस वाली प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती है, ऑस्मोलैरिटी वाली प्रॉब्लम्स होती है। तो हाइड्रोफाइट्स को क्यूटिकल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो बेटा हम लोग यहाँ पे इसको रोक देते हैं, ठीक है। आपके पास में ये चीज है, मैं इवन एनाटॉमी के सारे बेटा क्वेश्चंस आपको मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अगर आपने सॉल्व किया होगा सब कुछ, तो उसके आप मुझे डाउट्स पूछना। उसी के बाद में हम लोग आपके डाउट्स होने के बाद में ही हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है सेल साइकिल सेल डिवीजन का शुरू करेंगे। हेलो, ठीक है। पहले आप अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.